नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की सियासी भागदौड़ वहां पर हुई है, उससे कयासों का बाजार गर्म हो गया और कयास लगने लगे कि अब वहां पर कैबिनेट का विस्तार होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह कुछ पहले से खाली पद और साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा देना। वजह क्या थी उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस इस्तीफे के बाद से एक और पद खाली हो गया। तो जो पद खाली है उसके बीच में जैसे ही दिल्ली की तरफ मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हुई, वैसे ही कयासों का बाजार भी दौड़ लगाने लगा। क्या ये कयास सही है? हालांकि मुख्यमंत्री खुद इसको नकार चुके हैं। उनका कहना है कि वो एक निजी कार्यक्रम में दिल्ली की तरफ गए थे, लेकिन फिर भी जिनको उम्मीद है मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, वो भी अपना एक अलग बाजार गर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा सियासत से जुड़े हुए सभी लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। इन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। खास खबर में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सभी से आपका पहले तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूकेडी से केंद्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी घिल्डियाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास खबर में चर्चा का हिस्सा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौशिक साहब आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि उनके बीच में जैसे ही कोई सियासी भागदौड़ शुरू होती है दिल्ली और देहरादून के बीच में, तो सीधा उसका यही अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ ऐसा चल रहा है जो कैबिनेट के विस्तार की तरफ इशारा करता है। क्या लगता है, हालांकि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से नकार चुके, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है सियासत में, जो कहा जाता है वो दिखता नहीं है, जो होने वाला होता है वो कहा नहीं जाता। आपको क्या लगता है? आपका जो विश्लेषण है कौशिक साहब, आपका विश्लेषण क्या कहता है? रविंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो जी, ये कनेक्शन बीच बीच में टूट रहा है। आपने क्या पूछा? मैं समझ मेरा नहीं आया। सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, इस्तीफे हुए हैं, खाली पद चल रहे हैं और उसके बीच में दिल्ली और देहरादून के बीच में मुख्यमंत्री की जो दौड़ हुई है, उसके सारे कयास कैबिनेट विस्तार की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसको लेकर मना करते हैं। कौशिक जी। देखिए, सुविधा ये है मुख्यमंत्री जी को कि उत्तराखंड जैसा छोटा प्रदेश वो केंद्र की मदद से ही चलता है। यहाँ पे बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो केंद्र देता है। तो मुख्यमंत्री योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में दिल्ली दौड़ लगाते ही रहते हैं। इसी बीच वो जो है पार्टी का भी काम करते हैं, तो सरकार का भी काम करते हैं। अब सरकार का विस्तार तो होना ही होना है। दो पद जो है वो लंबे समय से खाली जा रहे थे। वो इसलिए खाली जा रहे थे कि वो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। तो दो पद खाली, तो सबको उम्मीद है कि भाई मेरा नंबर आ जाएगा। दो पद भर जाएंगे तो जो बाकी छूटेंगे वो उपद्रव करेंगे। आपका जो है इतनी बात तय है। लेकिन अब आधा मंत्रिमंडल खाली हो गया है। 6 लोग रह गए मुख्यमंत्री समेत। तो अब वो भरना तो जरूरी है। और कुछ एरिया भी खाली हो गए हैं। मैदानी क्षेत्र का जो है कोई आपका विधायक मंत्री रहा नहीं है। बहुगुणा जी कुमाऊं से आते हैं, मैदानी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनको पर्वतीय ही माना जाता है। तो एक राजनीतिक आवश्यकता भी है। अ, रेखा आर्य जी जो एससी का भी कोटा भरती हैं, महिला का भी कोटा भरती हैं। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में 2 एससी थे, यशपाल आर्य और आपकी रेखा आर्य। एक जब से सरकारें बनी हैं तब से जो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक रिक्ति है वो है एसटी। जी। उत्तराखंड में आबादी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका प्रतिनिधित्व विधायकों में तो होता है, मंत्रिमंडल में नहीं होता है। तो उसे भरा जाना भी बहुत जरूरी है। तो आवश्यकता तो बहुत है। अब मुख्यमंत्री अब कितने विभाग देखेंगे, कितनी फाइलें देखेंगे? तो ये तो जितनी जल्दी हो जाए उतना है। अब ये है कि वो राजनीतिक बाध्यताएं हैं कि भाई आपका प्रदेश अध्यक्ष पहले बनेगा या मंत्री पद पहले भरे जाएंगे। तो उसमें आपकी जो है तिथियां आप लोग आपके तय कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार कि फला तिथि पे हो जाएगा, फला तिथि पे हो जाएगा। तो राजनीतिक बाध्यताएं हैं। मेरे ख्याल है विचार विमर्श हो रहा होगा। और आपका जो है वो जो होमवर्क है वो चल रहा है कि भाई क्या करने के क्या नतीजे होंगे, क्या करने के क्या नतीजे होंगे। तो वो मेरे ख्याल है कंटिन्यू है, वो कंटिन्यूटी में ही है सब हम्म काम। हम्म, हम्म। जी। मीनाक्षी जी, 3 साल से
होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा है। 3 साल मेरे ख्याल से दामी सरकार को हो चुके हैं और इसको लेकर वर्षगांठ भी मनाने को लेकर कई तरह की चीज़ें की गई। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, इतने सारे विभाग मेरे ख्याल से 50 के आस-पास अर्धशतक लगा हुआ है सीएम के पास विभागों का, कि आपको क्या कारण नज़र आता है अब तक इतने खाली पद चल रहे हैं, 2 साल का वक़्त बचा है सरकार के पास और काम घनेरे हैं और ऐसे में जब विवाद सामने आते हैं, तो सारा का सारा जो वज़न है, सारी की सारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, सीएम की तरफ मोड़ दी जाती हैं। आपको क्या कारण नज़र आ रहा है इतने वक़्त तक सीएम के पास इतने सारे पदों का होना और मंत्री कैबिनेट में 5 पदों का अब खाली रहना? क्या लग रहा है कि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है या फिर कोई समीकरण नहीं बैठ पा रहा है या फिर बीजेपी के जो नेता हैं, उनसे उनकी मान मनोबल या फिर उनको मनाना, इन सब चीज़ों में उलझे पड़े हैं मंत्रिमंडल के लोग, कैबिनेट के लोग? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि 3 वर्ष बीत गए और मुझे लगता है कि कैबिनेट में जो जितने भी पद खाली थे अभी तक, इससे ये साफ नज़र आता है कि सरकार कितनी गंभीर है राज्य को लेकर और राज्य के कामों को लेकर। यदि हमारे हमारे पास कोई मंत्रिमंडल के पद होते हैं, तो वो कहीं न कहीं हर एक के पास कोई न कोई विभाग होना चाहिए ताकि उस विभाग का कार्य जो है सुचारू रूप से चले। तो हमने देखा कि अभी हमारे जिस प्रकार से राज्य के अंदर परिस्थितियाँ क्रिएट हुई, जिस हुँ, प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भरी सदन में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए और फिर उनको उनको चाहे वो कहीं का भी दबाव था, जनता का दबाव था या ऊपर से दबाव आया, कई हुँ। प्रकार से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब स्थिति ये हुई है कि अब इनको वो इक्विवेलेंट करना है। एक्चुअली जो पहाड़ी और मैदान की ये बँटवारे की राजनीति जो करते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग पहले हिंदू-मुस्लिम के बँटवारे की बात की। अब इन्हें लगता है कि अब उत्तराखंड राज्य के अंदर जब ये वाली गोटी सेट नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने पहाड़ी मैदानी वाली राजनीति शुरू कर दी है। तो कहीं न कहीं आज जो इनको मंत्रिमंडल विस्तार करने की जो स्थिति आई है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर इस उनके तुरंत इस्तीफे के बाद आपने एक वीडियो देखा होगा, जिसमें कुछ सर्व समाज एक इकट्ठा होके ये जताने की कोशिश कर रहा था और इसमें बल्कि साफ शब्दों में ये भी कह रहा था कि हमारे वैश्य समाज का एक ही तो नेता था, उसको भी यहाँ पद से हटा दिया गया। यानी कि सही नहीं और हटाया नहीं गया, गलत उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। हटाया नहीं इस्तीफा गया, उन्होंने दिया खुद मतलब इस्तीफा उनको हाँ, हटाने की साजिश हुई। उनका ये बोलना था उस वीडियो में कि उनको हटाने की साजिश हुई। तो कहीं न कहीं ये जो डिफरेंस आया है क्योंकि इन्हें अपने वोट बैंक्स जो इन्होंने बसाए हुए हैं, इनको सैटिस्फाई करना है। तो इसीलिए अब ये मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आ रही है ताकि कहीं न कहीं एक जो विरोध इस बात पे खड़ा हो रहा था, वो विरोध वो थम जाए और मतलब यही एक कारण है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार की अब बात कर रहे हैं क्योंकि जी। ये मंत्रिमंडल तो भाई पहले ही हो जाना चाहिए था जैसी सरकार बनी थी क्योंकि इससे पहले भी धामी सरकार जो थी चुनाव से पहले भी धामी जी की ही सरकार थी तो मुझे लगता है उन्हें इतना समय नहीं लगना चाहिए था किसी को विभाग चलिए, बांटने में या जी। मंत्रिमंडल के विस्तार में। हमारे साथ बीजेपी से सत्यवीर जी हैं। सत्यवीर जी, मैं आपसे इसलिए तीसरे नंबर पर सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले सुन लें। एक तो जो बिल्कुल निरपेक्ष प्रतिक्रिया होती है जिसमें किसी तरह का लाग-लपेट नहीं होता क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी ने अपनी बिल्कुल निष्पक्ष जो भी राय रखी। राजनीतिक राय हो सकती है मीनाक्षी जी की आप कह सकते हैं क्योंकि वो राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों के सवालों के जवाब आपके पास क्या है? क्योंकि देखिए 3 साल का वक़्त पूरा हो चुका है। सरकार के पास अब 2 साल का वक़्त बचा है काम करने के लिए और जब एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा विभागों की ज़िम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा विभाग होते हैं, तो वो किन-किन को सँभाले? देखिए, मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे में 5 पदों का इस वक़्त खाली होना और दिल्ली जाने के बाद भी उन पर चर्चा नहीं हो पाना, दिल्ली जाने के बाद भी नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगता है, कितना दिन और लगेंगे? और अब तक जो देरी हो रही है, उसका कारण आप क्या बताना चाहेंगे? जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली दौरे की बात है, तो मैं जो दर्शक है उनको भी बताना चाहता हूँ और पैनल में बैठे हुए लोग हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। आप तमाम दौरे चाहे पहले के मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र जी रहे हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय प्रधान मुख्यमंत्री है प्रदेश के। इन सभी के दौरों का आकलन कर लीजिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री दिल्ली गया है, तो वो उत्तराखंड के सरोकारों को, उत्तराखंड के नीतियों को, उत्तराखंड की समृद्धि और प्रगति के विषयों को लेके वहां गया है कि उत्तराखंड में ये कार्य होने चाहिए। अब मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उत्तराखंड में जो जो होमवर्क आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
किसी भी केंद्रीय मंत्री के सामने या पीएमओ के सामने रखा हो, उसका हमें 100% यहाँ पर देखने को मिला है। आज उत्तराखंड में देखिए विभिन्न क्षेत्रों में वो योजनाएं काम कर रही है जिसकी कल्पना भी उत्तराखंड का नागरिक नहीं कर सकता था। मैं सबसे बड़ी परियोजना बताता हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है। उसका 85% जो कार्य है वो जितनी भी टनल है वो सारी की सारी पहाड़ों के अंदर से जा रही है। और यही नहीं, वो उसका मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस साल के अंत तक उसका मुझे लगता है कि शुरुआत भी हो जाएगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे मतलब कि जितना कि हमारा बजट होता है उसके कई गुना उस प्रोजेक्ट में कॉस्ट आ रही है और वो सारा फंडेड बाई केंद्र सरकार के माध्यम से है। यही नहीं, ऑल वेदर रोड देख लीजिए आप देखिए कि चारों धामों को मैं आपके कहने का लबोलुभाव क्या मैं आपके कहने का लबोलुभाव ये मानूं कि बिना मंत्रिमंडल में कैबिनेट पद ये भी सारे काम हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा देखो, भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन से ही नीति रही है, सरकार में आते हुए ही और चाहे हम विपक्ष में रहे, हम काम करवाना जानते हैं किस प्रकार से विपक्ष के माध्यम से काम करवाना है। अगर हम विपक्ष में रहे, जब सत्ता में आए तो किस प्रकार से काम करना है। और ये एक स्थिति ये है कि चलो इसका इतना लंबा समय नहीं, एक स्थिति कि हमारा कोई भी नेता जाता है तो उत्तराखंड के सरोकारों को लेके जाता है। और एक स्थिति आप कांग्रेस की आकलन कर लीजिए कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थी केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के 10 जनपद पर अपना माथा टेका करते थे वहां की अनुकंपा से। और देखा है कि हमने किस प्रकार से बिखराव कांग्रेस के अंदर हुआ और 3 साल यहाँ उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि जितनी भी भारत सरकार की रिपोर्टें प्रकाशित हुई है, एक रिपोर्ट में भी ऐसा हो जिसमें उत्तराखंड निचले पायदान पे रहा हो। आज उत्तराखंड सतत विकास में, इतने बड़े बड़े राज्य है, महाराष्ट्र को आप आर्थिक राजधानी बोलते हैं, हमने उसको पीछे छोड़ा। हमारे समतुल्य अगर कोई हमसे समतुल्य है तो केरल है। अब यूपी जैसा विशाल राज्य उसको हमने पीछे छोड़ा। जीएसटी के लिए जिसको बोलते थे कि कांग्रेस कहती थी गब्बर सिंह टैक्स है और वो राज्य कोलैप्स, उन राज्यों का आर्थिक ढांचा कोलैप्स हो जाएगा जिनके पास समुद्री रेखाएं नहीं है, समुद्र से जुड़े हुए नहीं है। आज कहते हुए प्रसन्नता होती है, एवरेज जो अगर निकालो नेशनल एवरेज से ज्यादा हमारा एवरेज निकल के आ रहा है। आज उत्तराखंड के कनेक्टिविटी की बात करूंगा तो आज आप देख लीजिए यहाँ जौलीग्रांट से आपका चिलियानी सौड़, जौलीग्रांट से गोचर, जौलीग्रांट से अल्मोड़ा, पंतनगर से आपका पिथौरागढ़, तमाम जगह हमने एयर कनेक्टिविटी शुरुआत करी है। यही नहीं, ये हेल्थ में अगर कोई इश्यूज आते हैं उसके लिए हमने हेली सेवा का हमने सबसे पहला राज्य कि हमने उसको यहाँ पर धरातल को उतारने का काम किया है। और यही नहीं, हमारे समय पे स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लीजिए आप, हमने पहाड़ों में 2 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। हमारे पास जब ये सत्ता आई थी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ बड़ी गंभीरता के साथ, जब हमारे हाथों में यहाँ की महान जनता ने सत्ता दी थी, उत्तराखंड का आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। आज हम कैसे प्रसन्नता होती है कि इतना बड़ा आर्थिक ढांचा हमने खड़ा किया, 2 मेडिकल कॉलेज दिया, सैटेलाइट एम्स हमने कीछा में दिया है और यही इसके पाइपलाइनिंग में आप दून मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है। वो नई बिल्डिंग क्या बन रही है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन की हेल्थ सुविधाएं कैसे हो सकती है उसके लिए बन रही है, पिथौरागढ़ में बन रही है। आपके ये तमाम वो कार्य हो रहे हैं। आज आप देखिए कि आयुष्मान के माध्यम से 14 अरब रुपए हमने खर्च कर चुके हैं। चलिए मैं वापस आपके पास लौटूंगा। रविंद्र जी, आपने सुना अभी सत्यवीर जी को, मैं जो समझा उनके कहने का, उन्होंने जब मैंने कैबिनेट के विस्तार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने तमाम काम वो गिनाए हैं जो वहां पर चल रहे हैं, तीव्र गति से चल रहे हैं। और जो मैं समझाऊं उनका ये कहना है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, मंत्री पद खाली पड़े हैं, उसके बाद भी काम और तेज गति से चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि जब कैबिनेट कोई बनाई गई है, कोई पद बनाया गया है और उस विभाग को संभालने के लिए किसी को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है, क्या उसको खाली रखने के बाद इससे हम संतुष्ट कर सकते हैं जनता को कि काम तो हो ही रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर कैबिनेट की कोई रूपरेखा, अगर इस अवधारणा को कहीं पर रखा गया है कि डिसेंट्रलाइज किया जाए चीजों को ताकि काम और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और ज्यादा मॉनिटरिंग के साथ हो सके, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सत्यवीर जी के बयान से? नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। देखिए, काम चल रहे हैं और बाद में जब काम कंप्लीट हो जाए तो पता लगेगा कि भाई इसमें ये कमी रह गई, ये भ्रष्टाचार हो गया। काम की निगरानी होती है और वो पॉलिटिकल निगरानी होती है। देखिए, मुख्यमंत्री के पास सबसे बड़ा काम होता है जनता से कनेक्ट रहना। वो जी जान से करते हैं दामी जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन एक व्यक्ति 24 घंटे भी काम करे तो भी वो उतना काम नहीं कर सकता जो उनकी टीम करेगी, वरना फिर आपकी टीम की जरूरत क्या पड़ेगी। अगर हनुमान जी भी बन जाए
तो फिर आपको जो है आगे बानर सेना की जरूरत पड़ती है ना भाई। आपने बोला है कि भाई हमें विपक्ष में रह करके भी काम कराना आता है। हम मानते हैं कि भाई कांग्रेस जो है बहुत ही कमजोर विपक्ष है, तो फिर उसकी कमी भी आपको पूरी करनी है ना भाई। आपके जो है कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत है कि भाई अगर सरकार में कोई कमी हो तो वो दबाव डाल के उसे आपको ठीक करा लें। ये काम विपक्ष का है, विपक्ष नहीं कर पा रहा है तो कम से कम जो आपके हाथ में वो तो करिए। ये राजनीतिक प्रबंधन की बहुत बड़ी कमी है भाजपा में कि पहले तो आपने आधी कांग्रेस तोड़ करके अपने यहाँ ले आए। मंत्रिमंडल आधा जो है वो भाजपा मूल का है, आधा कांग्रेस मूल का है। आपके जो वर्कर जो हैं वो कांग्रेस मूल के मंत्रियों के पास जाने में संकोच करते हैं भाई। तो इस बात को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके नेता जो है वो इस बारीक बात को नहीं आपके समझ पा रहे। जो कांग्रेस मूल के मंत्री हैं उनके आप जो है कैंप कार्यालय में जाके देखिए, वहां कांग्रेस के लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं आपको। तो कितनी विचित्र स्थिति है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सतवीर जी? एक मेरा सवाल इसमें मेरा छोटा सा जोड़ देता हूं। देखिए क्या होता है कि विभाग इसलिए बनाए गए हैं, या आपको भी पता है, मैं सिर्फ दर्शकों तक भी एक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर हो सके। जैसा रविंद्र जी ने कहा, मुख्यमंत्री के काम में कोई कमी नहीं है, जनता से सीधा जुड़ाव भी रख रखेंगे, लेकिन अगर 10-50 से ज्यादा विभाग उनके पास हैं और विभाग उनके पास जुड़ जाते हैं, कहां कहां वो मॉनिटरिंग करेंगे, कहां कहां वो ध्यान रखेंगे, कितनी जगहों पर वो जाएंगे? विभाग बनाए ही इसीलिए गए हैं ना, ताकि उसका एक मंत्री जिम्मेदारी के साथ उसकी जिम्मेदारी बैठती है, उसकी जवाबदेही बैठती है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहां कहां जाएंगे? तो आपको नहीं लगता कि अगर विभागों का बंटवारा जल्दी से नहीं होता है, मंत्री पद कैबिनेट पूरा अगर जल्दी से नहीं होता है, तो इसका असर उसके राज्य के विकास पर भी पड़ेगा और तेजी से विकास होगा? जहां तक जनता से संपर्क और संवाद का विषय है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आधार ही यही है कि जनता से संपर्क और संवाद निरंतर बना रहे। और जिसका संपर्क और संवाद बना रहता है, वो आप देख सकते हैं कि हमने दो सांसदों से यात्रा तय करी थी। आज हमने 15 राज्यों में विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी है और 21 राज्यों में हम एनडीए के साथ है, अगर देखा जाए तो हमारा संपर्क और संवाद, हमारी नीतियां उनके बीच में जाके काम करी। और इसका मैं ताजा आपको उदाहरण बताता हूं। अभी नगर निकाय, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव हुए। आप नगर निगम में देख लीजिए कि हम 11 में से हम 10 नगर निगम जीते हैं। ये दिखाता है कि हमारे कार्य जनता तक पहुंच रहे हैं, हमारा संपर्क और संवाद उन तक पूर्ण रूप से धरातल पर दिख रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सरकार के कार्यों का एक मैं कह सकता हूं कि एक उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है। और जहां तक मंत्रिमंडल अन्य विषय है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं इस समय, जितनी भी योजना, हमारा ऐसा कोई भी, मुझे लगता है जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है या अन्य मीटिंगें होती है, जनता के हित में और राज्य के हित में कोई ऐसा फैसला ना हो, ऐसा एक भी मीटिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि एक थोड़ा सा मैं एक दो आपको उत्तराखंड को पावर जनरेशन स्टेट के रूप में जाना जाता है। हमारा उस समय जन्म भी नहीं हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ लोहारी बांध जो था, आज हमारा जो विषय है ना, हमारा मेरा थोड़ा सा विषय से भटक जाएंगे हम। सतवीर जी, हम विषय से थोड़ा सा भटक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं किए सरकार ने, यही रविंद्र जी भी कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जो हमारा सवाल है हम उस पर थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द रहे। सवाल यह है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है तो काम की और ज्यादा अच्छी मॉनिटरिंग होगी। अगर इससे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि कामों को गति दी गई है और केंद्र सरकार के सहयोग से काम हो रहे हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो कितनी जगह सीएम जाएंगे? उसके लिए किसी की जवाबदेही तय करते हुए उसको पद तो देना चाहिए ना। इसमें दिक्कत कहां है? सवाल यह है। तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि बजाय इसके कि क्या क्या काम हुए हैं, उन कामों को और बेहतर किया जाए, इसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल के इर्द गिर्द आप जवाब दें। काम तो बेहतर ही मैंने आपको बताया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वर्तमान में कैबिनेट है, उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए। ऐसा इन्हें ये इस प्रकार से आपके सामने परिणाम नहीं आते कि हम सतत विकास में नंबर 1 पर आए। जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो कैबिनेट का विस्तार किस आधार पर करते हैं, उसमें मैं बोलने के लिए ना मैं सरकारी प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में हूं। तो मुझे प्रसन्नता है कि जब से हमारे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8 वर्षों से और अभी 3 वर्ष की सरकार से होने वाले, उन्होंने बहुत ही अच्छे सर्वांगीण विकास को और समग्र विकास को देखते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ाया। आज उत्तराखंड का राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार से मान बढ़ा है, और एक समय था कि यहाँ पर केवल बड़ी पारदर्शिता से कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर घोटाले दे करती थी, उस बात में उनका
कोई सानी नहीं है कि कैसे भ्रष्टाचार जी। को बिल्कुल शुद्ध रूप से किया जाए। आप यहाँ देखिए कि आज नकल विरोधी कानून से लेके, धर्मांतरण कानून से लेके, लव जिहाद से लेके, समान नागरिक संहिता ठीक है। से लेके तमाम वो जी। कानून धरातल पर उतारे हैं जो उत्तराखंड के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दृष्टिकोण उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, आज दूसरे राज्य भी उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए आतुर है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में और राज्य के हित में जी। निरंतर काम कर रहे हैं। दिल्ली, ठीक है। मैंने आपको कहा कि दिल्ली कभी भी दौरा होता है तो उत्तराखंड के विषय को लेके ही दौरा होता है कि उत्तराखंड में ठीक है। आने वाले समय में किस प्रकार से और सशक्त हो सकता है। यही नहीं, पूरा जितना अभी तक का राज्य का, जो आप देख सकते हो कि जब से राज्य का निर्माण हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विगत 3 वर्षों में 20,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया है और ठीक है। एक भी इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई है जब से नकल विरोधी कानून बना है। यही नहीं, जो उन्होंने मीनाक्षी जी ग्लोबल आपके पास, इन्वेस्टर समिट जी, करी थी उसके भी परिणाम मीनाक्षी जी सामने आपके आने पास आना दिखने चाहेंगे। लगे हैं कि जी, कैसे गैर ठीक है। सरकारी रोजगार उत्पन्न किया जाए। ठीक है। मीनाक्षी जी, रविंद्र जी ने जैसा कहा, एक मजबूत विपक्ष की भी कमी है। ये बात सही है कि अगर मान लीजिए सरकार के किसी काम में, किसी भी कृत्य में कोई योजना है या कोई उसके किसी भी तरह का कोई काम है, उसमें कोई कमी है, तो एक मजबूत विपक्ष या फिर कहें कि सक्रिय विपक्ष, मजबूत के बजाय सक्रिय ज्यादा कहना जरूरी है। सक्रिय विपक्ष, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कमियां हैं उनको सामने उजागर कर रखे। 3 साल हो चुके हैं, 5 मंत्री पद अभी तक खाली हैं, लेकिन कांग्रेस का सारा चिट्ठा तो इन्होंने खोल ही दिया। हमारे जैसे रविंद्र जी ने बता दिया कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नहीं है, लेकिन यूकेडी जो उत्तराखंड की पैदाइश से जुड़ा हुआ है, उसके बीज में आप ये कहें कि उसके मूल में अपना रक्त चढ़ाया है यूकेडी ने, उत्तराखंड के कई लोगों ने। तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यूकेडी ने भी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई कि उन्हें बताएं कि भाई आपको मंत्री पद तो भरने ही पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो कैसे पूरी होंगी, लोग कैसे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए अब उन्हें किस विभाग के किस मंत्री से मिलना है। सारे काम के लिए तो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के साथ यूकेडी भी फेल रहा। देखिए प्रभात जी, ये बात चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी कि एक उस तरह से, जिस तरह से विपक्ष को नजर आना चाहिए उस तरह से हम लोग नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमने कभी भी मुद्दों को मतलब फ्रंट में रखने में या मुद्दों पे बात करने में कभी भी हम लोग पीछे रहे हों। हमने हर मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया है और कहीं ना कहीं राज्य में आज स्थिति इस प्रकार की हो रखी है कि क्षेत्रीय दलों पे विश्वास जो है जनता उस प्रकार से नहीं कर पा रही है जितना कि नेशनल पार्टीज के ऊपर जनता ने विश्वास दिखाया। लेकिन नेशनल पार्टीज पे विश्वास दिखाने के बाद आज हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति आज उत्तराखंड की हो गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ये जल्दी ही समझेगी कि क्षेत्र के मुद्दों के लिए क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। यदि आप देखिए, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस तो विधानसभा के अंदर रह के भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो हम लोग तो अभी विधानसभा के अंदर हैं भी नहीं। तो आने वाले समय में बहुत लेकिन आप सदन में नहीं है, सड़क पर तो हैं। सदन में नहीं है, सड़क पर तो है। वहां तो बहुत अच्छा हम आपको पूरी तरह जनता को साथ में दिखेंगे। लीजिए और अपनी बात। बिल्कुल, देखिए सड़क पे हम पूरी तरह से हैं, जनता हमारे साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वोट की राजनीति किस प्रकार की होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि किस प्रकार की राजनीति समय कम है, आपकी बात पर कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि सतवीर जी नहीं, उससे पहले मैं एक बात और बोल देना चाहती हूँ कि सत्यवीर जी का कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अपने आप में इतने सक्षम है कि किसी भी मंत्री की और आवश्यकता ही नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि राज्य के अंदर स्थिति इतनी खराब है, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो आप देखेंगे कि घोटालों को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, हर एक चीज जो है उत्तराखंड के अंदर। मैं जवाब ले लेता हूँ, सतवीर जी से जवाब ले लेता हूँ आपके सवाल का। सतवीर जी कोशिश कीजिएगा 1 मिनट में आप अपनी समझ पर जवाब को। जी हाँ, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ना ही है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है, संविधान के लोकतांत्रिक माध्यम से आई है, तो राज्य को मजबूत करने के लिए आई है। ये तो विपक्ष का काम है और इस कांग्रेस विपक्ष को तो मजबूत होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा धैर्य, उनको जो समय दिया गया उसको बोलने दीजिए। और उस विपक्ष को तो मजबूत होने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, जिसने लगातार राज्यों को कमजोर करने का काम किया हो, देश को कमजोर करने का काम किया हो। इसमें पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा देश जानता है कांग्रेस ने किस प्रकार से राज्य की जड़ों को खोखला किया। और जहां तक मीनाक्षी जी कह रही थी, मुझे एक प्रकरण ऐसा बता दीजिए कि अगर सरकार के सामने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का मामला है, आज आईएएस से लेकर के अनुसार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगना था,
उससे आईफोन और लैपटॉप खरीदे हैं, ये कैग की रिपोर्ट है। गणेश जोशी जी का आय से चलिए, अधिक आपका मामले सवाल पर पहुंच कोई गया कार्रवाई नहीं है। मीनाक्षी जी आपका सवाल पहुंच गया उन तक। मीनाक्षी जी का सवाल सतवी जी कैग की रिपोर्ट को लेकर जवाब दीजिए। परसों ही जो ये आदरणीय मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, हाईकोर्ट ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया परसों ही। मुझे लगता है कि अखबार नहीं पढ़ते हैं ये। और जहां तक मैंने भ्रष्टाचार अखबार की पढ़ा बात है, बिल्कुल मैंने अखबार पढ़ा है, लेकिन उसका रीजन भी देखिए कि क्यों रिजेक्ट किया है। उसका रीजन है कि वो, आपने रीजन देखा क्यों रिजेक्ट किया है? बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, एक व्यक्ति को पहले तो धामी जी ने उस पर अप्रूवल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया गया? मैं मेरा समय कम है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर, समय कम है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सतवीर जी समय कम है, सतवीर जी समय कम है, सतवीर जी ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि 1 मिनट का समय मेरे पास बचा है। आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा किस तरह के समीकरण या फिर क्या बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी? जो 5 पद है उनको भरने को लेकर किन किन खास चीजों का ध्यान रखा जाएगा? 1 मिनट में आपसे जवाब चाहूंगा रविंद्र जी। देखिए, त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में त्रिवेंद्र जी समेत 4 राजपूत थे, 4 ब्राह्मण थे। 2 आपकी जो है मैदान से थे, एक मदन कौशिक और ये अरविंद पांडे। 2 एससी थे। तो ये सारे समीकरण आपको बांधने पड़ेंगे। और साथ में जो है, जो मैंने सबसे पहले बोला था कि एसटी आबादी का प्रतिनिधित्व जो है मंत्रिमंडल में जरूर होना चाहिए। बाकी जो रेखा आर्य है वो आपकी जो है एससी का भी आपको रिजर्वेशन, महिला का भी कोटा पूरा करती है, महिला का भी करती है। और दूसरे मैं चौहान जी को ये बोलना चाहूंगा कि भाई मंत्री नहीं होंगे तो नौकरशाही बेलगाम होगी। मुख्यमंत्री आपकी जो है हनुमान जी नहीं है, वो आपकी जो है आपके सचिवालय को संभाल लेंगे। इसलिए मेहरबानी करके अपनी जो राजनीतिक विफलता है भाजपा की उसे स्वीकार करिए। चलिए, और हाँ जितनी जल्दी सुधार ले उतना अच्छा। बहुत नहीं, बिल्कुल सही बात भी है। देखो, उम्मीद यही की जानी चाहिए चाहे जितने भी व्यक्ति संभालें, लेकिन डिसेंट्रलाइज अगर किया जाए चीजों को, और चूंकि मंत्री पद बना है, विभाग बने हैं, तो उनको गुरेज भी नहीं होनी चाहिए उन पदों को भरने के लिए। लेकिन इंतजार इस बात का है, ना सिर्फ बीजेपी के उन विधायकों को भी जो अपने को उस मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं, उसके अलावा जनता को भी जो उन विभागों से अपना काम करवाना चाहती है। एक विपक्ष के तौर पर विपक्ष भी देखना चाहती है कि उनकी आवाज बुलंद हुई, जिसकी वजह से उन्हें मंत्री पद भरने पड़े। लेकिन उस सब के पीछे एक ही लक्ष्य होगा, मंत्री पद चाहे भरे, जितनी जल्दी भरे, ना सिर्फ जो सत्ता है उसको संतुलन उसमें बनाने होंगे, साथ ही जनता की जो जरूरतें हैं उनको जल्द पूरा किया जाए। इसके लिए एक जिम्मेदार आदमी को उस पद पर बिठाना होगा। इंतजार किया जा रहा है कब ये पद भरे जाते हैं, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ जो जनता की उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।